गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म फॉर सीडीएस, एफकेट एंड सीपीएफ कैटेगरी। अभी अभी सीडीएस 2 2021 जो है वो एग्जामिनेशन अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है। और आप देखोगे उसका जो जीके का पेपर है उसमें मैंने जो जनरल साइंस पढ़ाया हुआ था 6 to 10 एनसीईआरटी का, मैंने एक फ्री कोर्स चलाया था अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम था टेस्ला। उसमें से 29 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से जो मैंने पढ़ाए थे, जो बताए थे, उसमें से डायरेक्टली आए हैं। और टोटल 32 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली आ चुके हैं। उसमें से 29 क्वेश्चंस डायरेक्टली जो मैंने पढ़ाए हुए हैं वो आ चुके हैं। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने ये प्रॉमिस फुलफिल किया है। और अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जनरल साइंस को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना, एनसीईआरटी को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना। इनफैक्ट आप हिस्ट्री के भी एनसीईआरटी का मैं कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, थीम्स का। थीम्स वाले हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए हैं। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हुए हैं। सो नेवर निगलेक्ट एनसीईआरटी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ। तो आज ये वाले सेशन में मैं आपको सीडीएस में जो क्वेश्चंस आए हुए थे साइंस के, ये क्वेश्चंस मैं सारे बताऊंगा। दिस इज ब्रीफ अबाउट मी। आई joined in CISF, joined CISF in 2014 after cracking UPSC CPF 2012 examination with all India rank 80. I served as assistant commandant for 5 years. I previously also worked as medical officer, class 1 gazetted with Government of Maharashtra. I also worked as assistant lecturer in Government Medical College, Kolhapur. I am visiting faculty at Competitive Exam Center, Pune University. और भी जगह पे मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ। मेरा खुद का एकेडमी भी है जहाँ से 196 कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। मैंने मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन के लिए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए 3 बुक्स लिखे हुए हैं। उसके 2 बुक्स का सेकंड एडिशन आने वाला है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और जो पेपर 2 का बुक है उसके सेकंड रिवाइज एडिशन अभी आने वाले हैं। अन अकेडमी के ऊपर मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग मी। यूट्यूब के ऊपर मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग मी फॉर सीएपीएफ, सीडीएस, एफकेट प्रिपरेशन। And by qualification, I'm MBBS and MA Psychology, and I'm pursuing MA in Security and Defense Laws from Nalsar Law University, Hyderabad. CISF में मैंने STF कमांडो ऑपरेशंस के स्पेशलाइजेशन किया, ट्रेनिंग किया, एविएशन सिक्योरिटी किया, साइबर सिक्योरिटी किया, फायर सेफ्टी सिक्योरिटी किया, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट किया, डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल मतलब एनबीसी वॉरफेयर, वीआईपी सिक्योरिटी किया। मुझे बेसिक ट्रेनिंग में 2 कमेंडेशन अवार्ड्स भी मिले नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी जो है हम लोग का, उसके बेसिक ट्रेनिंग में असिस्टेंट कमांडेंट्स के। एंड आई ऑल्सो हैव डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रॉम नालसार लॉ यूनिवर्सिटी। सो 29 क्वेश्चंस डायरेक्टली अनअकैडमी के फ्री टेस्ला एनसीईआरटी सेशन से हुए थे। ये वाले फ्री सेशंस हम लोग फिर से शुरू करेंगे। इसके सारे लिंक्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहते हो तो अनअकैडमी के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड करके मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। प्रशांत जगताप आप सर्च करेंगे, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। प्रोफाइल में फॉलो कर लीजिएगा और प्रोफाइल में आपको मेरे फ्री वाले सेशंस भी सारे मिलेंगे। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं पेपर 2 और साइंस पढ़ाता हूँ। तो प्लस का अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी ऑफर चल रहे हैं 24 मंथ्स के ऊपर। 4 मंथ्स आपको ऑफ मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एडेड सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 2023 में अपियर करने वाले हो, 2022 में, 23 में दोनों में अपियर करने वाले हो, तो ये मोस्ट अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन है 24 मंथ्स का। और या फिर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसमें एसएसबी का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन विच इज़ वर्थ 6,000 रुपीज़, ये आपको इसके साथ फ्री मिल रहा है। और जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो यू कैन यूज द रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHNT YT10 जो आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल हो रहा है। अनअकैडमी प्लस के ऊपर अभी रेज हैंड नाम का फीचर आया है। मतलब आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्लास के बीच में, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में स्कूल कॉलेज में पूछते हैं वैसे डाउट पूछ के बातें कर सकते हो। आपका डायरेक्टली कॉल यहाँ पे आता है, जैसे आप वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल करते हो उसी तरह यहाँ पे आपका कॉल आता है और आपके डाउट हम लोग आंसर करते हैं। सीपीएफएसी का नया बैच अभी 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहते हो तो उसमें ज्वाइन हो सकते हो। इसमें पूरा पेपर 1 पेपर 2 सारा पढ़ाया जाएगा। इसमें मैथ्स के बाप जो है नितिन राठौर सर पढ़ाएंगे, मैं पेपर 2 पढ़ाऊंगा। दिव्या गुप्ता मैम फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ वो पॉलिटी पढ़ाएंगी। विशाल कुमार सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे। सिद्धांत शर्मा सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। रेशमा खान मैम साइंस पढ़ाएंगी। हिमांशु कुशवाहा सर इकोनॉमिक्स। शब्दा रानी मैम करंट अफेयर्स और श्री प्रतीक सर इसमें ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ये सीएपीएफ का लाइफ है, आर्म फोर्सेस का यही लाइफ है, आप देख सकते हो।
सो क्वेश्चंस मैंने बता दिया, 32 क्वेश्चंस आए थे, हम लोग एक एक क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने के लिए जाएंगे। So the infection constantly maintained at the baseline level in geographical area without any external input is known as endemic। इसको आप इलिमिनेट भी कर सकते हो। एंडेमिक मतलब ये लोकल इन्फेक्शन रहता है एक ज्योग्राफिकल एरिया में, वही का रहता है। पैंडेमिक आपको ऑलरेडी पता है, कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, मतलब पूरी दुनिया में, पैन मतलब पूरी दुनिया, डेमिक तो ये वर्ल्ड वाइड रहता है। इपिडेमिक मतलब जो स्प्रेड हो रहा है, जो बहुत जोर से स्प्रेड हो रहा है, उसको बोलते हैं इपिडेमिक। और आउटब्रेक मतलब इपिडेमिक डिसीजेस अभी अभी जहां से स्प्रेड होना शुरू हो गया, अचानक से केसेस बढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं आउटब्रेक। लेकिन आउटब्रेक मतलब बाहर निकल रहा है, एपिडेमिक मतलब बाहर निकल रहा है। यहां पे बोला है कि कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड एट द बेसलाइन लेवल इन जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट इज डेफिनेटली द आंसर इज एंडेमिक। एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये दिया हुआ है। 6 to 10th एनसीईआरटी में इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस 11-12 के एनसीईआरटी में है मैं मेंशन करूंगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन मतलब जब भी लाइट एक कोई भी मीडियम चेंज कर देता है तब मीडियम का डेंसिटी चेंज होता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू, इट इज मेनली बिकॉज डेंसिटी की वजह से उसका स्पीड चेंज हो जाता है। ये इन्होंने गलत आंसर मार्क किया है। बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड डेंसिटी में चेंज होता है। टेम्परेचर का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। इंटरनल प्रॉपर्टी लाइट का कभी चेंज होता नहीं है यहां पे। तो ये जो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, उसी की वजह से डिफ्रैक्शन भी होता है, लाइट स्प्लिट भी होता है अलग अलग कलर में, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ का स्पीड अलग अलग है। इसीलिए रिफ्रैक्शन में अलग अलग कलर, अलग अलग स्प्लिट भी होते हैं। इसीलिए प्रिज्म के बाद आपको विबग्योर नाम का कलरफुल पैटर्न दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम द बस स्टैंड से स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी ये बस स्टैंड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये बस क्या है, ये बस का पहला वेलोसिटी 0 है, इसका इनिशियल स्पीड 0 है, और वो स्टार्ट हो गया और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंड कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करके उसका स्पीड हो गया। सो इसका फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग u इस्तेमाल करते हैं, u इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। एंड कितने देर में पहुंचा है, 10। सो टाइम इज 10 मिनट्स। लेकिन याद रखना यहां पे अगर ये आवर है तो ये मिनट्स में चलेगा क्या। 10 मिनट्स इज इक्वल टू 10/60। 10/60 क्या रहेगा, आवर्स। 10/60 आवर्स मतलब कितना हो गया, 1/6 आवर। 1/6 आवर। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड ये वाला यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन। यहां पे ये वाला फॉर्मूला नहीं, यहां पे लगता है v इज इक्वल टू u प्लस at, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है 20, u इज 0, a निकालना है, t दिया हुआ है 1/6। ठीक है, सो 20 इज इक्वल टू a/6। सो a इज इक्वल टू 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। b इज द आंसर। ये सिंपल फॉर्मूला के ऊपर है, मैंने पढ़ाया भी है, टेस्ला वाले क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, बार बार पढ़ाया है। मेरे स्टूडेंट्स के 32 में से लगभग 27-28 क्वेश्चन लगभग हर किसी के करेक्ट है। अगर आप टेस्ला क्लास करोगे आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद ही रखना है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है। मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जैसे रहते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, उसके ऊपर तो सबसे लास्ट में यहां पे जो आता है कॉपर के बाद जो लीस्ट रिएक्टिव है वो है फेरस। सो इसका आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड फेरस। बी आंसर है, सॉरी बी आंसर नहीं है, हायर रिएक्टिविटी, ये रिड्यूसिंग रिएक्टिविटी से दिया है, ये उल्टा दिया हुआ है। सो दिस इज नॉट द आंसर, आंसर इज ए। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे भी ज्यादा मैग्नीशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। मैग्नीशियम से पहले आता है कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम और उसके ऊपर सोडियम।
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड फेरस. सो दिस इज द आंसर. जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड उठाया हुआ आंसर क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स, यहां पे पूछा है एसिड. ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में बॉक्स दिया हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, उसमें से पूछा गया है. सिक्रेटेड बाय नेटल लीव्स. नेटल नाम का एक प्लांट रहता है, उसके लीव्स सिक्रेट करते हैं. इसका आंसर है मिथेनोइक एसिड. बॉक्स में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो एनसीईआरटी में. मिथेनोइक एसिड, इसी को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं. ये फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ये आंट्स भी सिक्रेट करती है. ANTS, आंट मतलब चींटियां जो रहती है वो भी मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड सिक्रेट करती है, इसलिए हम लोग को जलन होता है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में रहते हैं, लेमन में और बाकी ऑरेंजेस में, सिट्रस फ्रूट्स में रहता है. टार्टरिक एसिड कुछ कुछ इसमें रहता है, टैमरिंड में रहता है. एसिटिक एसिड मतलब विनेगर में रहता है. सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में रहता है, लेमन, ऑरेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. इन्होंने करेक्ट पूछा है, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, करेक्ट पूछा है. ऑल द बेसिस आर अल्कली. दिस इज नॉट करेक्ट. ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. The actual statement is all alkalis are bases. All alkalis are bases. So बेस और अल्कली में डिफरेंस क्या है? वो बेस जो अल्कली जो पानी में डिसॉल्व होता है वो बेस है. तो वो बेस जो पानी में डिसॉल्व होता है उसको अल्कली बोला जाता है. सो ऑल अल्कलीज डिसॉल्व इन वाटर इज करेक्ट. यहां पे ऐसा है, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, क्योंकि ऐसे भी बेसिस है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अल्कलीज आर सोपी इन टच. अल्कलीज आर ऑलवेज सोपी इन टच, बिटर इन टेस्ट एंड दे आर कोरोसिव इन नेचर. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो 2 and 3 इज द आंसर. 2 and 3 इज द आंसर. एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है. Which one of the following materials is present in guard tube? ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, 11th केमिस्ट्री में दिया हुआ है. लेकिन ये सॉल्व करने के लिए आपको 11th केमिस्ट्री का जरूरत नहीं है, नॉर्मल कॉमन सेंस का जरूरत है. आपको निकालना है HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है क्लोरीन, तो क्लोरीन बनाना है तो फ्लोराइड यूज करके तो फ्लोरीन बनेगा. ठीक है, तो HF बनेगा. तो ये आंसर नहीं हो सकता. आयोडाइड यूज करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, तो ये नहीं हो सकता आंसर. ब्रोमाइड यूज करके ब्रोमीन बाहर निकलेगा, हम लोग को चाहिए क्लोरीन. तो लॉजिक लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो. कैल्शियम क्लोराइड इज द आंसर. लेकिन ये 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है. फर्टिलाइजर्स आर यूज. फर्टिलाइजर्स हम लोग को खाद जो है पौधों का यील्ड बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स के यील्ड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. आर यूज टू ऑब्टेन हायर यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स. हाउएवर ऑल न्यूट्रिएंट्स यूजुअली नॉट अवेलेबल. सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते. ये मैंने क्लास में बताया भी था कि हमारे खादों में जो फर्टिलाइजर्स है उसमें कौन से रहते हैं? NPK हमेशा अवेलेबल रहते हैं. N इज नाइट्रोजन, P इज फॉस्फोरस, K इज पोटेशियम अवेलेबल रहते हैं. आयरन जनरली अवेलेबल नहीं रहता. दैट इज वाई नॉट अवेलेबल पूछा है. दिस इज द आंसर. रूपा और सचिन ने एक जानवर देखा स्कूल के गार्डन में, और रूपा ने उसको बोला कि ये कोई कीड़ा है, लेकिन सचिन ने बोला कि ये तो केचुआ है, अर्थवर्म है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कंफर्म्स कि वो कीड़ा ही है? कीड़ा कैसे रहता है? आप देखोगे कीड़े को 6 पैर रहते हैं या उससे ज्यादा पैर रहते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीड़ों की पिक्युलरिटी क्या रहती है? आप देखोगे इसको इलिमिनेट किया तो बॉडी ऑफ द एनिमल वाज बायोलेटरली सिमेट्रिकल. दिस इज नॉट द क्राइटेरिया विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इंसेक्ट एंड अर्थवर्म. नहीं कर सकता कंप्लीटली डिफरेंशिएट. दूसरा, बॉडी ऑफ द एनिमल वाज सिलेंड्रिकल. ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ये डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया नहीं है. बॉडी ऑफ द एनिमल हैव वेरी लिटिल सेगमेंटेशन. तो वेरी लिटिल सेगमेंटेशन अर्थवर्म है. कीड़ा कैसे प्रूव होगा ये पूछा है. कीड़ा, ठीक है. तो बॉडी ऑफ द एनिमल हैज जॉइंटेड लेग्स. आर्थ्रोपोड्स है. ऑल इंसेक्ट्स आर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स. ठीक है, तो इसीलिए
जॉइंटेड लेग्स, उनके पैर में जॉइंट रहता है, कीड़ों के पैर में जॉइंट रहता है। एनिमल्स विच आर मरीन, ये मरीन में समुद्र के पानी में रहने वाला है। बायलैटरली सिमेट्रिकली, ये पूरा चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन का। उसमें सीलोम है, ट्रू कैविटी है और नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड है मतलब स्पाइनल कॉर्ड नहीं है और कभी भी वर्टिब्रल कॉलम फॉल नहीं करता। अभी इलिमिनेट कैसे करना है? वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, तो वर्टिब्राटा मतलब वर्टिब्रल कॉलम वाला, तो ये आंसर नहीं है। मैमल्स हम लोग खुद है, हम लोग में रीढ़ की हड्डी है, तो मैमल आंसर नहीं हो सकता। वी हैव वर्टिब्रल कॉलम, सो आपका बचा 50-50% चांस। कॉर्डाटा में इधर क्या बोला है? नोटोकॉर्ड है, लेकिन कॉर्डाटा में तो कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड, सो spinal cord is present, so this is not the answer. So even with the elimination, protochordata is the answer. Protochordata is the answer. Okay, क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड रहता है, कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहता। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम? डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बेस ऑफ द लीव्स में और इंटरनोड्स में इंटरकैलरी मेरिस्टम रहता है। स्टीम और रूट्स में कौन सा रहता है? स्टेम और रूट्स में रहता है आपका अपाइकल मेरिस्टम। स्टेम और रूट्स में अपाइकल डायरेक्ट दिया हुआ है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस? आपको ये 3 चार्ट याद ही रखने पड़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये डायरेक्ट चार्ट टेबल दिए हुए हैं। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, इसको रट्टा मारो, आंसर आ जाएंगे। कुछ कुछ चीजें साइंस में आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। चार्ट याद रखोगे तो ये डायरेक्ट आंसर है, ये आपको एग्जाम में पास कराएगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब वो ऐसा 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 स्प्रिंग की तरह रहता है करंट, तो इसके अंदर के जो लाइन रहते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो बार मैग्नेट में कैसा रहता है? कोई भी बार मैग्नेट रहेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा है, तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है? ऐसे ऐसे रहता है, पैरेलल लाइंस रहते हैं। लेकिन अंदरूनी अंदर की जगह में क्या रहते हैं? दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे मूव इन स्ट्रेट लाइंस। सो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, सोलेनॉइड बिहेव्स एज बार मैग्नेट, इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड इज अ बार मैग्नेट। सो पैरेलल और स्ट्रेट लाइन, इसका डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सब चीजें, और मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया सारे एनसीईआरटी। एक बार आप मेरे टेस्ला सेशन कर दोगे तो आपको एकदम मजा आ जाएगा, फटाफट आंसर भी आ जाएंगे। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर मतलब पतला मीडियम से डेंस मीडियम, गाढ़ा वाला मोटा वाला मीडियम में जब जाता है, तो गाढ़े वाले मीडियम में क्या होता है? मैं इसको हमेशा बोलता हूं कि आप ट्रैफिक में जा रहे हो, कम ट्रैफिक में ज्यादा ट्रैफिक, कम ट्रैफिक से ज्यादा ट्रैफिक में जाओगे तो क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाओगे, तो स्पीड अप होने का सवाल नहीं आता, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो या तो ये या तो ये। एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो हमेशा डेंसर मीडियम में इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, एमीटर जो करंट मेजर करता है, और नाइक्रोम वायर जो लेंथ है एल का, तो लेंथ ऑफ द वायर हाफ कर दिया। बेसिकली क्या रहता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस, तुम ट्रैफिक में जा रहे हो, ज्यादा देर ट्रैफिक में जाओगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस है। ट्रैफिक कम हो गया मतलब लेंथ कम हो गया, तुम आधा रास्ता जाना है तो आधा ही रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब लेंथ आधा हो गया तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। एंड करंट V is equal to voltage is equal to I into R, current into resistance. So I is equal to V by R. So V और V तो कांस्टेंट है, वोल्टेज सेल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस R by 2 हो गया अभी, क्योंकि लेंथ L by 2 हो गया। सो इसका आंसर क्या आएगा? 2V by R, जो पहले जो था करंट उससे 2V by R, पहला वाला करंट V by R था, ये 2V by R, सो करंट डबल हो जाएगा, इट गेट्स डबल्ड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड? सैंड के ऊपर आप खड़े रहते हो, जब भी खड़े रहते हो प्रेशर क्या है?
फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया कम है, फोर्स उतना ही है, तो प्रेशर ज्यादा रहेगा जब खड़े हो तब, और जब लेट जाते हैं तो एरिया बढ़ गया, फोर्स उतना ही है, तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। स्मॉल हो नहीं सकता, सेम हो नहीं सकता, क्योंकि एरिया बदला, ये दोनों नहीं है, और ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो दिस इज नॉट द आंसर। एन एथलीट, एक एथलीट कंप्लीट करता है एक राउंड सर्कल। सो आप सर्कल देखो, एक एथलीट है, ये राउंड सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो उसका डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। सो अगर वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है तो उसका डायमीटर एग्जैक्ट ऑपोजिट में दिया हुआ है, दिस डायमीटर इज 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर डायमीटर का है, ये पूरा पेरीमीटर का 100 मीटर नहीं दे पा रहा, डायमीटर है। सो आधे में पहुंच जाएगा, तो यहां से 100 मीटर है। तो उन्होंने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो अगर सुबह का ए भूल के इधर उधर घूम रहा है और रात को वापस आ जाएगा, तो सुबह का भूला रात को घर आता है, तो हम लोग उसको भूला नहीं कहते। उसी तरह ए अगर घूम फिर के अपने पॉइंट पे वापस आ जाएगा, तो अपने पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो 20 सेकंड में 100 मीटर कंप्लीट कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना बार, 1 मिनट में सिंपली 3 बार कंप्लीट करेगा। 20 सेकंड में पहला राउंड कंप्लीट कर दिया, दूसरे 20 सेकंड में मतलब 40 सेकंड में दूसरा राउंड कंप्लीट कर दिया, तीसरे 20 सेकंड में मतलब 60 सेकंड में ए ही अपने ही स्पॉट पे वापस आ गया। अपने स्पॉट पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो ये 300 रहेगा नहीं, तो ये दोनों एलिमेंट हो गए, या तो ये 0 वाला या ये 0 वाला। और अभी पूछा है 10 सेकंड में, अगर 20 सेकंड में अपने पास वापस आ जाता है तो 10 सेकंड में बी तक रहेगा, वो बी तक पहुंचेगा। अभी बी मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट है, और बी और ए का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि वो है डायमीटर, डायमीटर इज 100 मीटर। सो आंसर इज 0 मीटर एंड 100 मीटर, 0 मीटर एंड 100 मीटर। सिंपल है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। Which of the following statements about the universal indicator are true? ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो एसिड भी बताएगा, बेस भी बताएगा। सो इट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, वो अलग अलग कलर दिखाता है। सो दिस इज ट्रू। शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, मतलब अलग पीएच के लिए अलग अलग दिखाता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द, स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने में मदद करेगा क्या, टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन में मतलब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिक्स करने के बाद स्ट्रेट करने का, तो ये स्ट्रेंथ नहीं करता क्योंकि ये मिक्सचर है। सो ये टाइट्रेशन में मदद नहीं करता। दिस इज रॉन्ग। सो 1 and 2 आर ओनली आंसर्स, तीसरा नहीं है। लेकिन ये 11th स्टैंडर्ड का है, ये क्वेश्चन आइडियली आपने स्किप कर देना चाहिए, या अगर आपको पता नहीं है ये क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए, कुछ भी करने से ये नहीं आने वाला अगर आपने 11th का नहीं किया है तो। और ये क्वेश्चन प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप्स, ये 10th स्टैंडर्ड में चौथा चैप्टर है कार्बन का। एलोट्रॉप्स इज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफाइट है, डायरेक्टली दिया हुआ है उधर एनसीईआरटी में। फुलेरिन्स हाई टेम्परेचर पे हो जाते हैं, नॉर्मली अच्छा कंडक्टर नहीं है। सो ऑप्शन डायमंड वाला ऑप्शन सिर्फ रिजेक्ट कर दो, 1 ओनली, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि डायमंड है नहीं। इसमें भी डायमंड है बी में, तो बी भी नहीं है। डी में भी डायमंड है, सो बचा सिर्फ और सिर्फ ग्राफाइट। सो सी इज द आंसर। सो ग्राफाइट एंड फुलेरिन होता तो वो लिख देते थे, लेकिन ग्राफाइट बचा है। सो ग्राफाइट इज द ओनली आंसर। आपको सिर्फ डायमंड गुड कंडक्टर नहीं है ये भी पता चला, तो उसमें से आ गया। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन अर्थ्स क्रस्ट? एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है 0.025। ये क्रस्ट पूछा है, एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर में कितना है? एटमॉस्फेयर में अभी बताया जा रहा है, नए वाला एनसीईआरटी बता रहा है 0.04%। हवा में ये बताया है अर्थ के क्रस्ट में 0.025 है, 0.025 है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कार्बन कंपाउंड्स में। When the copper reacts with the moist carbon dioxide, कॉपर जब moist कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, CO2 के साथ, ये ग्रीन कोटिंग बनाता है। क्या कंपाउंड का बनाएगा?
बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई भी सिर्फ बनाता है कार्बोनेट। ऑक्साइड बनाने के लिए O2 चाहिए, ये ऑक्साइड बनाने के लिए O2 चाहिए, ये कॉपर सल्फेट बनाने के लिए सल्फर चाहिए। तो यहां पे सल्फाइड वगैरह है नहीं, सल्फर है ही नहीं, रिएक्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सो लॉजिक से भी इलिमिनेट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया क्यूप्रिक कार्बोनेट। एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्यूप्रिक कार्बोनेट ग्रीन कलर का रहता है। डायरेक्ट दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, आप लॉजिक लगा के भी कर सकते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड इनटू ऑक्साइड्स? नॉन मेटल्स को पाने का तरीका जो ओर्स है, एनसीईआरटी में 10वीं के डायरेक्टली दिया हुआ है। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑलवेज रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन जो है अब्सेंस ऑफ एयर है, अब्सेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कैल्सिनेशन। इंसिनरेशन मतलब जलाना, ये नहीं है, स्मेल्टिंग भी नहीं है। what constitutes the alloy solder? सोल्डरिंग गन का जो सोल्डर है, जो चिपकाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए, उसके लिए क्या है? एनसीईआरटी में सारे अलॉयज डायरेक्ट दिए हुए हैं। ये है लीड एंड टीन, पीबी एंड एसएन। एसएन मतलब है टीन और पीबी मतलब है लीड, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन? फूड चेन में पहले घास खाने के बाद, घास को कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े को पंछी खाता है, पंछियों को और दूसरा जानवर खाता है, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स फूड चेन में। अब ये ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते जाते नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स कम क्यों हो जाते हैं? टोटल मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल रहते 4। तो उसके पीछे रीजन ये है, 10वीं के एनसीईआरटी में लास्ट वाले चैप्टर में दिया हुआ है, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ नेक्स्ट लेवल में ओनली 10% अवेलेबल एनर्जी बढ़ता है। मतलब अगर ग्रास है, ग्रास अगर हम लोग 1000 किलो लेंगे, तो घास को खाने वाला जो जानवर है, सपोज रैबिट है, तो रैबिट में वो बचेगा सिर्फ 100 किलो ही बायोमास बनाएगा। और रैबिट को खाने वाला कोई और जानवर है, सपोज रैबिट को हाइना खाते हैं, तो हाइना को जाते जाते सिर्फ वो 10 किलो बचेगा। और ये हाइना को कोई लायन खाता है, तो लायन में आते आते उसका सिर्फ 1 केजी बचता है। तो हायर ट्रॉफिक लेवल में 10% ही अवेलेबल एनर्जी रहता है, इसीलिए फूड चेन को वो लिमिट करता है, डायरेक्टली दिया हुआ है। डिफिशिएंट फूड सप्लाई नहीं है, पोल्यूटेड एयर नहीं है, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दिया तो भी आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। इन पी मतलब मटर है, प्योर टॉल प्लांट्स इज क्रॉस्ड विद शॉर्ट प्लांट्स। अभी इसमें क्या रहता है? टी, कैपिटल टी, ये टॉल का डोमिनेंट जीन है और ये स्मॉल टी उसका एक एलील है। तो जो रिसेसिव है स्मॉल टी, अगर एक्सप्रेस होना है, छोटा रहना है, तो उसको दोनों छोटे के छोटे होने चाहिए। तो इसमें कैसा होता है, पहली वाली जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये मिलके, ये दोनों मिलके ये एक पोलन ग्रेन बनाएगा, एक वोवियम बनाएगा। ये कुछ भी किया तो हमेशा कॉम्बिनेशन ये या तो पहला वाला टी बनाएगा कैपिटल टी, दूसरा भी टी बनाएगा ये, और जो शॉर्ट है वो स्मॉल टी ही बनाएगा। सो दोनों मिलके कुछ भी किया तो कॉम्बिनेशन हमेशा टी ही होने वाला है। दिस इज इम्प्योर टॉल। ये टॉल तो है बट इट इज इम्प्योर, क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल है। तो ये हो गया F1 जनरेशन। जब इम्प्योर टॉल को F2 जनरेशन में फिर से मिक्स किया जाता है, सो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके जब प्रोजेनी बनाएंगे आगे का, तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी मिलके बनाएगा टी। ये कैपिटल टी, ये और दोनों कैपिटल टी मिलके, दोनों कैपिटल टी, ये पहला वाला कैपिटल टी और दूसरा वाला स्मॉल टी मिलके बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले वाले का स्मॉल टी और दूसरे वाले का कैपिटल टी मिलके बनाएगा टी, और दोनों स्मॉल टी मिलके बनाएंगे टी। अब ये जो स्मॉल टी है यही प्योर है और कैपिटल टी यही प्योर है। उन्होंने पूछा है प्योर और टॉल प्लांट्स, तो प्योर और टॉल प्लांट्स टी है, ये 25% है, और मतलब 1/4 है, और शॉर्ट प्लांट्स सिर्फ 25% है, तो दोनों सेम ही हो गए ना, इसीलिए 1:1। अगर रेशो पूछा गया होता कि टॉल प्लांट्स टू शॉर्ट प्लांट्स, उसका आंसर आता 3:1, लेकिन उन्होंने पूछा है कि प्योर शॉर्ट टॉल प्लांट्स टू प्योर शॉर्ट प्लांट्स, दैट इज व्हाई इट इज 1:1।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेरिएशन इज नॉट ट्रू? ये मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता चुका हूं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन सबसे कम होता है, होता ही नहीं, मिनिमम रहता है। सो दिस इज ट्रू। चेंजेस इन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन रिजल्ट इन वेरिएशन। यस, वेरिएशन का मतलब ही है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को चेंज करना। सो दिस इज ट्रू। वेरिएंट्स कैन बी सिलेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऑफ कोर्स एनवायरमेंट चेंज हो गया, इसलिए मैमथ और डायनासोर्स खत्म हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर है। इट इज ट्रू। सो ये बचता है कि ऑल वेरिएशन इन स्पेसीज हैव इक्वल चांस। इक्वल चांस तो है नहीं ना, इक्वल चांस होते तो स्पेसीज खत्म हो जाता क्या? कोई स्पेसीज ये रहता था क्या? सारे ही रहते थे ना, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता। सो ऑल वेरिएशंस डू नॉट हैव इक्वल चांस। फॉर एग्जांपल बीटल का एग्जांपल दिया है, या मॉथ का एग्जांपल, लंदन में मॉथ का एग्जांपल दिया है। लंदन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो पहले बर्फ गिरने के टाइम पे व्हाइट कलर के मॉथ ज्यादा जिंदा रहते थे, ब्लैक कलर के मॉथ्स को कौवे और बाकी के पंछी आराम से खाते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद पेड़ के तने जो है, स्टेम्स है, वो काले हो गए और ब्लैक कलर के मॉथ्स ज्यादा जिंदा रहने लग गए कैमोफ्लेज होने की वजह से, और व्हाइट कलर के मॉथ्स ये क्या हो गए? मर गए, क्योंकि पंछियों ने खाया। सो ऑल वेरिएशंस डू नॉट हैव इक्वल चांस। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो दिस इज द आंसर। रॉन्ग क्या है? वही पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। वाइल स्टडिंग द वेजिटेशन, एक वेजिटेशन मतलब प्लांट स्टडी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, हम लोग पॉपुलेशन ये टर्म यूज करते हैं, कम्युनिटी यूज करते हैं। हम लोग भी अपने लिए कम्युनिटी यूज करते हैं ना, हमारा जमात है, हमारे धर्म की कम्युनिटी है। तो उसमें क्या आंसर हो सकता है? तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन स्पीसीज। ऑफ कोर्स वन स्पीसीज एक ही जमात के हैं और सेम ही एरिया में रहने वाले हैं, तो है। सो दिस इज ट्रू। लेकिन बाकी भी हम लोग चेक करेंगे। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट सीजन वालों को हम लोग एक पॉपुलेशन बोलेंगे क्या? नहीं। हम लोग और अमेरिका में लोग रहते हैं, तो हम लोग अपने जमात का नहीं मानते, तो नहीं है। यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, इसका तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है पॉपुलेशन का। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोर देन वन स्पीसीज, एक से ज्यादा स्पीसीज को हम लोग जमात नहीं बोल सकते, और सेम एरिया में है, सेम टाइम। सो मोर देन वन स्पीसीज नहीं है। सो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। द ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग हार्ट निकालते हैं तो हार्ट कैसे रहता है? ये शेप का जब हार्ट है तो हम लोग ने 4 चेंबर ऑलरेडी बना दिए हैं। तो मैं हमेशा बताता हूं, ये हार्ट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे सामने जो है ये पेशेंट का हार्ट है। सो दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। एंड राइट साइड जो हार्ट का है, यहां पे हमेशा इम्प्योर रहता है और लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर रहता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड लीचेस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। इट इज ट्रू। ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज पुअर इन ऑक्सीजन, पुअर नहीं रहता है, रिच रहता है। सो दिस इज रॉन्ग, अनट्रू, नॉट ट्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में कोई इम्प्योर ब्लड है ही नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड में कोई भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ही नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ऑक्सीजनेटेड हमेशा ही लेफ्ट साइड में ही रहता है। In which of the following groups of organisms food material broken down outside the body and absorbed? बॉडी के अंदर नहीं है, सो आप यहां पे इलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अमीबा, अमीबा क्या करता है? फूड वैक्यूल बनाता है, अंदर लेता है, पेट के अंदर डाइजेस्ट करता है। सो दिस इज नॉट द ऑप्शन। अभी टेपवर्म हम लोग को पता है, टेपवर्म पैरासाइट है तो बॉडी के अंदर लेता है। या लाइज, जुए जो रहती है हमारे बालों में, वो क्या है? खून पीती है, चूसती है, चूसती है, वो पेट के अंदर चला जाता है, तो पेट के अंदर डाइजेस्ट करता है आउटसाइड द बॉडी। सो ये नहीं हो सकता। ये कसेटा क्या है मुझे पता नहीं है, लेट अस अज्यूम। ठीक है, अभी ये अमीबा इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, ये भी मुझे पता है नहीं हो सकता। दिस इज नॉट। सो यीस्ट, मशरूम और बेड ये सारे फंगस है। ऑल ऑफ दीज आर फंजाई। तो ये फंगस है, ये कभी भी अपने बॉडी में
डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अंदर नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं, बाहर ही एंजाइमेटिक डाइजेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो आंसर इज ए। साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज। 4 किलोहर्ट्ज मतलब 4000 हर्ट्ज, किलो मतलब 1000, एंड वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर है। वेवलेंथ मतलब लैम्बडा एन, ये न्यू जो है ये 4000 है। वेवलेंथ मतलब लैम्बडा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब हम लोग को मीटर में चाहिए, इसलिए 0.3 मीटर्स, और ये दिया हुआ है। सो वेलोसिटी हम लोग को ऑलरेडी पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो क्या होगा, वेलोसिटी कितना होगा इसका, 4 इंटू 0.3, 4000 इंटू 0.3 कितना हो गया, 1200 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो गया। और हम लोग को क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस दिया हुआ है 2.4 किलोमीटर, मतलब 2400 मीटर। और कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम निकालना है, और वेलोसिटी कितना है, 1200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो 2400 डिवाइडेड बाय 1200 आ गया 2 सेकंड, सो टाइम इज 2 सेकंड्स। डायरेक्ट आंसर आता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। सो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज V इज इक्वल टू 110। करंट इज 0.2 एम्पियर। I करंट मतलब 0.2 एम्पियर है। और पावर का फॉर्मूला एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। सो 110 इंटू 0.2 कितना हो गया, 22 वाट। सो सी इज द आंसर। इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, ये क्या है, वर्टिकल एंटी मोलिसोल्स, ये सभी सॉइल के पार्ट है। शुगर केन का कुछ भी है ही नहीं लेना देना, लॉजिक लगा सकते हो। कोल में भी हम लोग को पता है बिटुमेन, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ऐसे कुछ तो रहता है, सो कोल नहीं है। कॉपर में भी हम लोग ने, कॉपर के ओर्स में भी ऐसा कुछ नहीं है। सो सॉइल के ये लेयर्स है। ये बेसिकली 11 के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी में, लेकिन ये साइंस में भी है। सो ये टोटल 32 क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, जिसके मैंने आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन बता दिए हैं आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन छोड़ के सारे के सारे 6 to 10th एनसीईआरटी से आए हुए हैं। सो 29 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसीलिए कभी भी सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ में साइंस को निग्लेक्ट मत करना। अगर सीएपीएफ में 2020 में 34 क्वेश्चंस आए थे, सीएपीएफ में 2021 इस साल 28 क्वेश्चंस आए थे, और 28 क्वेश्चंस में से 24 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से है जो मैंने पढ़ाए थे। डायरेक्ट 24 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए तो आप समझ रहे हो कि 24 क्वेश्चन से 48 मार्क्स, सीपीएफ में 2 मार्क है। अगर 34 क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो, पिछले साल आ चुके हैं 34 क्वेश्चंस, मतलब आप समझ रहे हो कि 68 मार्क्स, 120 कट ऑफ लगता है अकेला साइंस। जितना साइंस का वेटेज है और कोई भी जनरल स्टडीज में सब्जेक्ट का वेटेज नहीं है। सो आप देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी काफी अच्छे से कर लो। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से है। अनअकैडमी प्लस के ऊपर आप मेरे सेशंस करना चाहते हो, अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सीडीएस, एफकेट, सीपीएफ कैटेगरी में। यू कैन यूज रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRSHNT YT10 जो आपको 10% ऑफ भी देगा। और मैं खुद आपको मेंटरशिप गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा मेरा रेफरल कोड यूज करने के बाद। अगर आप अगले साल और उसके अगले साल भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास 2 साल का समय है, तो आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके ऊपर 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है। अगर आप सीडीएस, एफकेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके साथ एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू का जो कोर्स है वो आपको इसमें फ्री में मिलेगा, जो 6000 रुपए का इंडिपेंडेंट कॉस्ट है, वो आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में 12 महीने के लिए फ्री में मिलता है। अनअकैडमी पे रेज हैंड फीचर शुरू हो चुका है, जिसमें आप डायरेक्टली हैंड रेज करके, मतलब डायरेक्टली हम लोग को कॉल कर सकते हो ड्यूरिंग क्लास। और सीपीएफ का नया बैच जो 2022 के लिए 7 अगस्त को एग्जामिनेशन होने वाला है, 20 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला है। 300 प्लस वैकेंसीज होगा, पिछले 2 साल से वैकेंसीज नहीं है, 300 प्लस वैकेंसीज होगा। ये बैच कोर्स है जिसमें पूरा पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ाया जाएगा। इसमें पेपर 2 में पढ़ाऊंगा
तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 17 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। ये कंप्लीट बैच कोर्स है। ये इसमें पेपर 1 पेपर 2 सारे टेस्ट सारे इवेल्युएशंस इसी में हो जाएंगे। सो सर्व विथ ऑनर, दिस इज द लाइफ इन द आर्म फोर्सेस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।